हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक सोशियोलॉजी के पार्ट जो आपके सीटेट में दिख रहा है कि इससे भी बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। शायद आप इस पर ध्यान न देते हो सोशियोलॉजी समझ के, तो उस चीज़ को लेके आप थोड़े से नंबरों से पीछे रह जाएंगे कि ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है, तो भैया एक एक बूंद से घड़ा भर लो, क्योंकि घड़ा जब भरेगा तभी तो प्यास बुझेगी। या तो वो कौवे वाली कहानी सुने होगे। तो ठीक, अब बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक आपको दिख रहा होगा, समाजीकरण की प्रक्रिया। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लोग इसको बड़े हल्के में ले लेते हैं, ये बड़ा आसान है। समाजीकरण का पूछेगा तो हम इसको क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, बड़े आसान तरीके से कर ले जाएंगे। तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होता है कि हल्का होता है। आप किसी युद्ध की तैयारी करेंगे, किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो कहा जाता है ना, अब भले से वो आपके लिए आसान होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा परिपक्व रहिए, जिससे आपका एक भी नंबर उस एग्जाम में छूटे ना। ठीक, तो अब बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया में अब ये जानना है तो भाई, कई लोग हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, अपने तक वीडियो रख रहे हैं, भैया और लोगों तक वीडियो पहुंचा दीजिए। देखिए, सीटेट का पेपर है, आज है कल है, रोज़ तो अब डे बाय डे रोज़ तो होना ही है, होना है। तो किसी को तो लाभ मिल जाए इसका, आप अपने तक लाभ लेके ना रहिए। ठीक, तो अब बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया, जो आपको ऑन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि समाजीकरण की प्रक्रिया होती क्या है। तो इसके बहुत कई पॉइंट हैं जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं। तो समाजीकरण, सबसे पहले समाज में रहना, उठना, बैठना, चलना, सोना, नैतिक अनैतिक सामाजिक, ये जितने भी कार्य हैं ये समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो एक पॉइंट डाल के हम बताते हैं जिसके माध्यम से आप और आसानी से समझ सकते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है भाई? अगर हम कहें कि सोशलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जिसमें हम समाज में रह के बहुत सारी गतिविधियों को करते हैं, वो सामाजिक गतिविधियां होती हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं जो पॉइंट वाइज हम बता दे रहे हैं। पहले पॉइंट में ये कहता है समाजीकरण की प्रक्रिया में कि बालक जब जन्म लेता है तो न तो वो सामाजिक होता है और न तो असामाजिक होता है, क्योंकि बालक का जन्म जब हो जाता है उसके बाद से ही उसमें धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया होनी शुरू होती है। लेकिन जब बालक का जन्म होता है तो उस समय न तो वो सामाजिक होता है न तो असामाजिक होता है। बिल्कुल, न तो सामाजिक हो सकता है न तो असामाजिक हो सकता है, वो केवल जैविक रूप में होता है। वो किस रूप में होता है? केवल जैविक रूप में होता है। तो कहा जा सकता है पहले पॉइंट में कि बालक के ना करके बालक का जब जन्म होता है तो बालक न तो सामाजिक होता है, न तो सामाजिक होता है, न तो असामाजिक, बालक केवल जैविक प्राणी होता है। क्या होता है? जैविक प्राणी। क्यों जैविक प्राणी होता है भाई? न तो अभी बालक तो अभी तो जन्म लेता है, तो उसमें बहुत सारे गुण कहाँ से विकसित हो जाएंगे, तो वो एकमात्र जैविक प्राणी कहा जाता है। प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि जब बालक का जन्म होता है तो उसमें समाजीकरण के गुण होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उसमें देगा जैविक, अजैविक होता है, सामाजिक होता है, असामाजिक होता है।
ये चारों ऑप्शन दे के रखेगा तो आपको जो बेहतर लगे वो कर सकते हैं जो इस लाइन में। तो आपका उत्तर यही है कि बालक का जब जन्म हो रहा है तो वो तो न तो सामाजिक होता है, ये भी लाइन कट गई, न तो असामाजिक होता है, ये भी लाइन कट गई, न तो अजैविक होता है, ये भी लाइन कट गई, ये केवल जैविक प्राणी होता है। यानी ये उत्तर बालक का जब जन्म हो जाता है समाज में तो वो केवल जैविक प्राणी होता है। तो आपका उत्तर केवल जैविक प्राणी ही सही होगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? किसी को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। एक एक नंबर को जोड़ते हुए चलना है। तब अब अगले पॉइंट पे आते हैं। समाजीकरण में नैतिकता होती है, सहयोग होता है, मानवीय गुण होते हैं, कर्तव्य होते हैं। ठीक, दूसरे पॉइंट में समाजीकरण में और क्या चीज़ें होती हैं तो कहा जा सकता है समाजीकरण में नैतिकता होती है, नैतिकता, मानवीयता, मानवीयता के गुण, कर्तव्य, कर्तव्य होता है, संस्कार होता है, संस्कार होता है, आदि तरह के गुण दोष पाए जाते हैं। भाई समाज में तो गुण दोष दोनों रहते हैं ना, तो बालक क्या करता है, गुणों को भी अडॉप्ट करता है और दोषों को भी, दोषों को न जानते हुए भी अडॉप्ट कर लेता है। जैसे आसपास पड़ोस में रहता है, बहुत सारे लोगों के मुंह से गाली सुनता रहता है, गाली सुनता रहता है, लेकिन उसको उस गाली की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस गाली को वो धीरे धीरे सीख लेता है। वो क्या करता है भाई, अडॉप्ट हो जाता है, जाने अनजाने में उस गाली को वो सीख लेता है। भले से उस गाली का प्रयोग ना करता हो, लेकिन उस गाली के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है, गाली को वो सीख लेता है। किस रूप में? वो समाजीकरण के रूप में सीख लेता है कि भाई समाज में एक तरह की विसंगतियां हैं और आसपास का माहौल उस तरह का है जिसके कारण से वो विसंगतियां हो रही हैं, जिसके कारण से वो उसके गुण दोष सारे इसके सारे समाजीकरण के अंतर्गत आ जा रहे हैं। ठीक, अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। इसका अगला पॉइंट क्या होता है भाई, समाज में के कहा जाता है समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन बैठाना है। यानी बालक क्या करता है, समाज के साथ अनुकूलन, समाज के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। भाई जैसा देश वैसा भेष कहा जाता है ना, जैसा देश वैसा भेष, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की संस्कृतियों को सीखते हैं, जानते हैं। जहाँ मान लीजिए हमारा जन्म यहाँ हुआ है तो हम यहाँ के आसपास पड़ोस की संस्कृतियों को जानते हैं, समझते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। ठीक, लेकिन अगर यही मैं यहाँ से कहीं और अन्य जगह चला जाऊँ, अन्य प्रदेशों में, तो वहाँ की संस्कृतियाँ कुछ अलग होती है और मुझे वहाँ की संस्कृतियों का पालन करना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं यहाँ वाली संस्कृतियों का पालन करूँ तो शायद मैं उस समाज में रहने के लायक नहीं रहूँगा। तो कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष, यानी हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ के क्रियाकलापों को देख के हम उनके साथ समायोजन कर सकें, उनके साथ अनुकूलन बैठा सकें। अगर उनके साथ अनुकूलन बैठा के नहीं रह सकते हैं तो वो उस समाज से हमको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए जैसा देश वैसा भेष। अब बात करते हैं, ये तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समाज के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। भाई जहाँ रहता है वैसा स्थापित कर लेता है। अब इसके हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं कि इसका अगला पॉइंट क्या पूछता है एग्जाम में। ये तो इसके समाजीकरण की प्रक्रिया हो गई। अब समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत समाजीकरण के सिद्धांत, समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो एग्जाम में सिद्धांत ही पूछ लेता है कि यह सिद्धांत किसने दिया, यह सिद्धांत किसने दिया। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, समाजीकरण का सिद्धांत, समाजीकरण का सिद्धांत। तो समाजीकरण के
मैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है बस वही बताऊंगा। हैं तो बहुत सारे, लेकिन आपके जो सिलेबस में है, आपके जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और जो आने वाले हैं, मैं बस वही उन्हीं की बात करूंगा। तो सबसे पहले प्रश्न पूछता है कि स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया। यानी हम पहले सिद्धांत की बात करें तो स्वदर्पण का सिद्धांत। जितने लोग सोशियोलॉजी पढ़े हैं, जितने लोग, वो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, वो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न यही पूछ लेता है कि स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया। तो एक बार थोड़ा सा अगर आप जानते हो तो कमेंट के माध्यम से कर दीजिए कि दिया किसने। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप कहेंगे स्वदर्पण का सिद्धांत कूले महोदय ने दिया। कूले महोदय, इनका नाम क्या है? कूले, कूलर वाला कूले नहीं, ये कूले हैं। ठंडी का मौसम चल रहा है, मान रहे हैं, तो वही समझ लीजिए कूले। तो वही कूले हैं। ये कहते हैं स्वदर्पण का सिद्धांत। स्वदर्पण का सिद्धांत होता क्या है? ये इस सिद्धांत के अंतर्गत कहते क्या है? कहते हैं समाज जो होता है बालक का आईना होता है। समाज जो होता है, समाज बालक का आईना होता है जिसमें बालक अपने आप को देखता है। जिसमें बालक क्या करता है? अपने आप को देखता है। समकूले महोदय कहते हैं समाज जो होता है एक शीशे की तरह, जैसे आप शीशे के सामने पहुंच जाते हैं कुछ पल के लिए, तो देखते हैं कि क्या मैं खूबसूरत लग रहा हूं, क्या मतलब कमी है। जो भी कमियां, बाल आपके ठीक नहीं हैं, तुरंत कंघा उठाते हैं, ठीक कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, देखते हैं कि क्रीम वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को शीशे के देखने के साथ ही बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होनी शुरू करती है। तो ठीक उसी प्रकार समाज में बहुत सारे क्रियाकलाप होते रहते हैं, अच्छे बुरे सब क्रियाकलाप होते रहते हैं। तो बालक क्या करता है? वो समाज क्या होता है उसके लिए? अच्छे बुरे क्रिया जो कलाप हो रहे हैं वो आईने का काम करता है, और बालक अपने आप को उसमें देखता रहता है। यानी हमको उसमें किस तरह से अनुकूलन के साथ रहना है, और इसमें हमको अच्छा व्यक्ति बन के रहना है या बुरा व्यक्ति बन के रहना है। तो वो उस आईने के माध्यम से अपने आप को स्थापित करता है उस समाज में। तो आईने का मतलब यही है कि ठीक कि जिस समय वो देखता रहता है बालक समाज को, उसमें अपने अच्छे बुरे का फैसला करता है कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, बुरा इंसान बनना है, कि दोनों को मिक्सअप करके एक साथ चलना है। ठीक। अब इसके दूसरे सिद्धांत की हम बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत है मैं और मुझे का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है मैं और मुझे। मैं और मुझे का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया? ये भी एग्जाम में पूछा है कि मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया है। मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप बताइए, अगर आप जानते हो तो बताइए, मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये मीड महोदय ने, मीड, भीड़ नहीं, मीड महोदय ने, मीड महोदय ने दिया है। मीड महोदय ने इस सिद्धांत को दिया है। ध्यान दीजिएगा, भीड़ नहीं लिखे हैं, मीट। अब मीट नहीं कह रहा है भाई। आप नई साल आने वाली है, पार्टी वगैरह जश्न मनाने वाले हैं, तो उसके लिए मीट की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मीड महोदय ने क्या सिद्धांत दिया है? मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। और इसमें उन्होंने कहा क्या है कि बालक के अंदर सर्वप्रथम मैं की भावना होती है। यानी कहते हैं बालक के अंदर सर्वप्रथम मैं की भावना होती है। बालक जब प्रारंभिक दौर से गुजरता है तो उसमें क्या होता है?
मैं जो भी कार्य करूं, मैं जो भी हो रहा है समाज में मैं ही करूं, मतलब समाज में मैं ही सबसे अच्छा दिखूं, मैं जो भी कार्य करूं मैं ही करूं। तो ये तो चीज़ें उसकी पहले अंदर सर्वप्रथम यही धारणा होती है मैं की। लेकिन जैसे ही वो समाज के साथ मिलता है, वो जैसे ही समाज के साथ मिलता है, यानी समाज के साथ मिलने पर, समाज के साथ मिलने पर बालक में मुझे की भावना आ जाती है। कह सकते हैं अभी तक तो वो समाज से मिला नहीं होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, मैं की भावना होती है। लेकिन जैसे जैसे समाज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करता है, वो उसको पता चल जाता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मुझे भी इस समाज के, मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ, मुझे भी कुछ जिम्मेदारियाँ मिली हुई हैं और उस जिम्मेदारियों का निर्वहन मुझे करना ही करना है। अगर मुझे समाज की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करूंगा तो ये चीज़ें समाज से मुझे बहिष्कृत कर दी जाएंगी, यानी समाज में मुझे रहने लायक नहीं हो, मैं रह पाऊंगा। इसलिए मुझे जितनी भी जिम्मेदारियां मिलेंगी, एक समय के लिए मैं बालक रहूंगा, कुछ समय के बाद मैं आगे जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी और एज के हिसाब से जैसे जैसे मेरी जिम्मेदारियां आएंगी, उस जिम्मेदारियों का मैं सफलतापूर्वक निर्वहन करते चला जाऊंगा। तो ये उसके साथ क्या, मुझे आज पढ़ना है, अगले समय में मुझे नौकरी करनी है, मुझे शादी विवाह करना है, मुझे समाज में उन्नति करनी है, बहुत सारी मुझे आ जाएगा। ठीक, ये नहीं कि समाज को मैं ही विकसित कर रहा हूँ, मैं ही विकसित कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ही चला सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो ये सिद्धांत मीड महोदय ने दिया। अब अगले सिद्धांत की बात करते हैं, जो इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया भाई? सबसे पहले बात यही जान लेते हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया किसने है, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इसको दुर्खिम महोदय का नाम सुने होंगे आप लोग, दुर्खिम महोदय ने इस सिद्धांत को दिया है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इसमें उन्होंने क्या कहा, क्या कहते हैं, समाज की जो जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, समाज की जो जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, उससे वो व्यक्ति का कर्तव्य होता है। जो समाज की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है वो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। यानी कह सकते हैं समाज की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। भाई समाज में जब आए हैं तो हमको कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी, और समाज को हमको विकास करना है, समाज को आगे लेके जाना है। कहते हैं ना, पहले 2G चल रहा था, आज 4G चल रहा है, कुछ राज्यों में 5G चल रहा है। तो 5G 4G का जो अंतर है, हमको सारे राज्यों में 5G करना है। तो वही समाज की कुछ जिम्मेदारियों का हमको निर्वहन करना ही करना है, जो हमारे लिए कर्तव्य के रूप में हम उसको देखेंगे, अन्यथा के रूप में नहीं देखेंगे। और इसको हम किस रूप में मानते हैं भाई? इसको हम 2 रूपों में बांटते हैं, एक प्राथमिक सिद्धांत, एक द्वितीयक। प्राथमिक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको अलग लिखा। और पार्ट किसका है? ये सामूहिक प्रतिनिधित्व का ही पार्ट है, इसलिए ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व प्राथमिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं? तो प्राथमिक सिद्धांत के अंतर समाज में वे लोग आते हैं, यानी बालक जब होता है
तो बालक के सिर्फ माता पिता, प्राथमिक माता पिता, यानी कह सकते हैं बालक के केवल माता पिता और परिवार के करीबी सदस्य, इसके अंतर्गत कौन, प्राथमिक सिद्धांत के अंतर्गत, प्राथमिक सामूहिकता के अंतर्गत कौन आते हैं? तो बालक के केवल माता पिता और परिवार में भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी लोग रहते हैं, वही करीबी सदस्य लोग ही प्राथमिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक के उपभोक्ता कहते हैं ना, प्राथमिक रूप से प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बालक का। तो बालक का प्राथमिक रूप से प्रतिनिधित्व केवल माता पिता और परिवार में रहने वाले, यानी भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, जो उसके परिवार के करीबी सदस्य होते हैं, वही लोग प्राथमिक सिद्धांत, यानी प्रश्न पूछ दे प्राथमिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए कि माता पिता और परिवार के करीबी सदस्य। करीबी सदस्यों को न लिख के दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची लिख दे तो भी आपका उत्तर सही कहेगा। अब द्वितीयक समूह के रूप में किसको काउंट किया जाएगा? तो द्वितीयक समूह के रूप में पास पड़ोस को देखिएगा, कभी भी प्राथमिक समूह के अंतर्गत मत काउंट करिएगा। पास पड़ोस को हमेशा द्वितीयक रूप में, पास पड़ोस को हमेशा द्वितीयक समूह के रूप में आप स्थापित करते हैं, ठीक। समाज को भी द्वितीयक रूप में, विद्यालय को पूछता है तो भी आप विद्यालय को भी द्वितीयक रूप में, ठीक। मित्र को भी द्वितीयक रूप में, शिक्षक को भी द्वितीयक रूप में, मतलब इन सारे लोगों को, शिक्षक हो गया, टीवी हो गया, मीडिया हो गई, कह सकते हैं टीवी हो गई, मीडिया हो गई, टीवी हो गया, मीडिया हो गया, और भी अखबार हो जाते हैं, कहते हैं ना न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर हो गए। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ रही हैं? ये द्वितीयक के अंतर्गत, द्वितीयक समूह के अंतर्गत। पास पड़ोस, जो अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि पास पड़ोस समूह के प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आता है कि द्वितीयक समूह के अंतर्गत आता है, तो आपका उत्तर होगा द्वितीयक समूह के अंतर्गत ही पास पड़ोस आता है, समाज आता है, विद्यालय आता है, मित्र आता है, शिक्षक आता है, टीवी आता है, मीडिया आता है, न्यूज़पेपर आता है, आदि भी इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ द्वितीयक, क्योंकि प्राथमिक के अंतर्गत कंफर्म कर दिया गया है कि केवल माता पिता और उसके करीबी सदस्य ही प्राथमिक सदस्य के रूप में, चाहे प्राथमिक समाजीकरण के रूप में आते हैं। यानी प्राथमिक समाजीकरण के रूप में कौन आते हैं? तो आप कहेंगे माता पिता और परिवार के करीबी सदस्य। और द्वितीयक समाजीकरण के रूप में कौन आते हैं? तो पास पड़ोस, समाज, विद्यालय, मित्र, टीवी, शिक्षक, ये आ जाता है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन? ये एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। अब आपका लास्ट पॉइंट जो पूछता है, समाजीकरण को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो भाई, समाज में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसके माध्यम से बालक का समाजीकरण क्या होता है? प्रभावित होता है। और हम उस समाजीकरण को जानेंगे कि किस किस के कारण से बालक का समाजीकरण प्रभावित हो रहा है। तो पहले नंबर पे पालन पोषण, सबसे पहले जान लेते हैं पालन पोषण, यानी उस बालक का जो पालन पोषण हुआ है वो किस परिवेश में हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ, किस कारण से हुआ है, और क्यों
क्यों स्थिति उसकी उस तरह से है, तो उसके पालन पोषण का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहता है बालक के समाजीकरण में। अगर पालन पोषण ठीक ढंग से हुआ है, ठीक ढंग से आचरण सिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है वो ठीक ढंग से कार्य करेगा। अगर उसका आचरण ठीक ढंग से नहीं सिखाया गया, पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं हुआ है, तो वो समाज में उसका समाजीकरण ठीक ढंग से नहीं हो पाया। दूसरा है बहुत ही महत्वपूर्ण, परिवार। परिवार की क्या स्थिति थी, क्या स्थिति है, और किस तरह से उस परिवार के लोग हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह से कार्य परिवार करता है। यानी परिवार कहा जाता है प्राथमिक पाठशाला, तो बालक का समाजीकरण परिवार से ही होता है। यानी परिवार में उसकी जिस तरह की स्थिति रही होगी, बालक उसी तरह की स्थिति सीख लिया होगा। यानी समाजीकरण उसी तरह का, परिवार में जिस तरह का समाजीकरण था, बालक उसी तरह का समाजीकरण सीख लिया है। तीसरा है विद्यालय। तीसरा क्या है? विद्यालय। विद्यालय में शिक्षक। विद्यालय को कहा जाता है ना समाजीकरण के रूप में भी विद्यालय बहुत कार्य करता है, बहुत कार्य करता है भाई। तो विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, तमाम लोगों से एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, अंतःक्रिया होती है, अनेक बालकों में अंतःक्रिया होती है, तो वे एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ते हैं। और बालक का विद्यालय में कई जगह के बच्चे कई समाज से, कई परिस्थितियों से आए रहते हैं और इस तरह के कार्यों को अपने आदान प्रदान करते हैं, जिसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसमें विद्यालय में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो समाजीकरण करने में क्या अच्छी चीज़ें हैं, बस वही चीज़ें बालक शिक्षक क्या करता है, बालक को कक्षा में बताता है। विद्यालय में वो अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है जो समाज के लिए कष्टकर है, समाज में एक तरह से उसको मनाही है कि ये संस्कार समाज में नहीं होने चाहिए। शिक्षक उन पर प्रकाश डालता है और कहता है कि ये वाले काम नहीं करना चाहिए। ठीक। अगला है मित्र। आपके मित्र भी बहुत फायदेमंद होते हैं। कहा जाता है ना, जैसे संगत रहेगी वैसी रंगत आएगी। यानी आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना आपका होगा, तो आपके संस्कार क्या होंगे, वो आपके अच्छे होंगे। अगर बुरे संगत में पड़ गए तो बुरे संगति को आप सीख लेंगे, यानी उस तरह का सोशलाइजेशन आपका हो जाएगा बुरे लोगों के। यानी मित्र, यहाँ पे हमको जैसा मित्र मिलेगा हम अपने मित्र से भी कुछ न कुछ सीखते हैं। और मित्र अगर अच्छा है तो हम अच्छी चीज़ों की तरफ प्रेरित होंगे, और बुरा मित्र है तो बुरी चीज़ों की तरफ प्रेरित होंगे। पढ़ने में मित्र अच्छा है तो हम भी चाहेंगे कि हम भी पढ़ें। मित्र अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है और बुरी संगत में पढ़ा है तो आप भी बुरे बनना चाहेंगे। पांचवा है धर्म एवं सांस्कृतिक। धर्म एवं सांस्कृतिक व्यवस्था। यानी धर्म यानी किस धर्म से वो बिलोंग करता है, जैसा धर्म रहेगा उस धर्म के अनुसार वो अपना कार्य करेगा। उसकी परिवेश में, किस सांस्कृतिक परिवेश में उसका पालन पोषण हुआ है, उस तरह की संस्कृति को एडॉप्ट किया है, ये भी सामाजिकरण में को प्रभावित करता है भाई। अगर हम अलग अलग धर्मों के जो संस्कृति होती है, अलग धर्मों में जाते हैं तो वो संस्कृति हमारी वहाँ पे फॉलो नहीं होती है, इसलिए हमारे वो समाजीकरण को वो बिल्कुल प्रभावित करती है। ठीक। और लास्ट है वंशानुक्रम वातावरण। ये सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में आता है कि वंशानुक्रम, आप किस वंश से संबंधित है। यानी आपकी पीढ़ी बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते आई है और बहुत अच्छे स्वभाव के लोग थे, तो आप भी अच्छा वो कार्य करेंगे और अच्छे स्वभाव से वो कार्य करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जिस तरह का वातावरण आपका रहेगा, जिस परिवेश में आप रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वहाँ का भी आपके दिनचर्या पे, आपकी व्यवस्था पे, आपके विकास में आप उसका प्रभाव पड़ता है। यानी वातावरण बहुत अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे बनेंगे, वातावरण खराब होगा तो वो खराब बनेंगे। कहा जाता है ना, स्कूल जो होता है, अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाई आपको बालक को भेजा जाए तो बालक क्या बन के आता है, अच्छा बन के आता है। लेकिन अगर वहीं एक स्कूल अच्छा ना हो और उसमें बालक को भेज दिया जाए तो बालक क्या होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा बन के नहीं आ पाएगा। तो ये क्या करता है, समाजीकरण को पूरी तरह प्रभावित करता है। ठीक। तो ये कुछ कारण हैं कि जो समाजीकरण में बालक को एकदम टोटल प्रभावित करते हैं, पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। ठीक। तो ये चीज़ें थी आज की समाजीकरण की जो प्रक्रिया थी, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आज उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। और एक बार और कि जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।